स्वागत है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोलने वाला विपक्ष सड़क पर पूरी तरह से आज बटा हुआ नजर आया? यह सवाल आज दिल्ली के सियासी गलियारों में खूब पूछा गया। कुल मिलाकर सड़कों पर अलग अलग पार्टियों ने नोटबंदी पर आक्रोश तो जमकर दिखाया, लेकिन भारत बंद जैसा कोई असर नजर नहीं आया। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष ने भारत बंद की बात तो की ही नहीं थी। उधर विपक्ष आज भी नोटबंदी पर जेपीसी जांच और पीएम के जवाब की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन विधेयक पेश किया और काले धन वालों के लिए 50% कटौती के साथ एक और विंडो खोल दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि एक तरफ हम भ्रष्टाचार और काले धन के रास्ते बंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग भारत बंद की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों नजर आई नोटबंदी पर विपक्ष की मोर्चाबंदी फेल? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से आज हम बातचीत। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, सुदेश वर्मा साहब, असलम आजाद साहब, अमीर हैदर जैदी साहब, मनव्वर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद चलेंगे अपने तमाम खास मेहमानों के पास। नोटबंदी पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में सुपर हिट हंगामा सड़क पर आते ही सुपर फ्लॉप शो में तब्दील हो गया। कस्में खाई गईं, गुस्से की बात हुई, लेकिन नोटबंदी की मजबूती से बात करने के लिए कोई आगे नहीं आया। नोटबंदी के खिलाफ अपोजिशन ने बंद का जुमला हवा में उछाला था, लेकिन संडे को वजीर आजम ने बदउनवानी बंद बमुकाबला भारत बंद के लिए जो पिच तैयार की, इस मैच से पहले ही अपोजिशन की बखिया उधड़ गई। न गुस्सा बचा, न बंदी की हुंकार। चंद तस्वीरें जरूर सुपरहिट मुकाबले की बात करती हैं, लेकिन यह मुकाबला किस तरह सुपर फ्लॉप हो गया, आपको आगे बताएंगे। पहले बंद की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। लेफ्ट पार्टियों ने बंद कराया, कांग्रेस ने गुस्सा दिखाया। क्या दोनों में फर्क है या दोनों का मतलब एक है? जरा समझ लीजिए लीडरान से। मामला शायद अब भी साफ नहीं है। मायावती कहती हैं कि नोटबंदी पर सपोर्ट है, फिर कहती हैं कि लागू करने के तरीकों पर एहतिजाज है। पार्लियामेंट से दूर, सियासी कारकुनों के हुजूम से दूर, अपोजिशन का हल्ला बोल महज नील बटा सन्नाटा साबित हुआ। न बंदी का असर, न गुस्से की धार, कुछ है तो रोटी के इंतजाम की बात। अगर ये बात नोटबंदी तक मामला पहुंचाने वाले और इसकी मुखालफत करने वाले समझ पाते तो ये बंद का जुमला जरूर सुपर हिट हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर विपक्ष की ये मोर्चाबंदी आज फेल क्यों नजर आई? इसी पर करेंगे हम अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत। मीम अफजल साहब जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। प्रोफेसर असलम आजाद जेडीयू का पक्ष रखेंगे, पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। अमीर हैदर जैदी साहब जो कि सीपीआई के लीडर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मनव्वर हसन गौर साहब जो कि बीएसपी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मीम अफजल साहब, आज पहला सवाल आपसे। आखिर क्या वजह थी कि पूरा विपक्ष जो अब तक कम से कम एकजुट नजर आ रहा था, अगर जेडीयू को हम अलग कर दें, संसद के भीतर तो हम एकजुटता देख रहे थे, आज यह विपक्ष बिखरा हुआ क्यों नजर आया? सारी पार्टियां कहने को तो विरोध में शामिल भी थीं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे। बचते हुए नजर आ रहे थे लोग, ये कहते हुए कि हम नोटबंदी के खिलाफ हैं, हम सरकार के इस कदम के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? ये ऐसी ही बात है जैसे सबका मकसद हो पार्लियामेंट की तरफ पहुंचना है या पार्लियामेंट के पास जाना है, तो कोई फिरोज शाह रोड के रास्ते आ रहा है, कोई अकबर रोड के रास्ते से आ रहा है, कोई दूसरे रास्ते से आ रहा है, कोई तीसरे रास्ते से आ रहा है, लेकिन मकसद तो सबका एक है। आपके कमेंट्स मैंने सुने, मुझे हैरत हुई। आपने कहा कि विपक्ष का आज जो पूरा बंद का मामला था वो फेल था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आक्रोश का दिन था, बंद का नहीं था। सिर्फ लेफ्ट पार्टीज़ ने बंद का ऐलान किया था, हमने बंद का ऐलान नहीं किया। और क्यों नहीं किया वो भी सुन लें आप। सरकार ने तो 9 तारीख से बंद कर रखा है, शटर खुले हुए हैं, ग्राहक नहीं है। खेत खलियान लहलहाते थे, अब सूख रहे हैं,
कोई काटने वाला नहीं है, मजदूर उसको बीज लगाने वाला नहीं है, बीज मौजूद नहीं है। तो बंद तो सरकार ने कर रखा है 9 तारीख से, हमें बंद करने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में तो हमारा एहतजाज ये जो बंद सरकार की तरफ से लगा हुआ है उसको खोलने के लिए होना चाहिए, और वही हमने किया है। हाँ। तो ये जो आपका तबसरा है, ये मैं इसको किसी हालत में भी ठीक नहीं समझता हूं, और मैं समझता हूं कि आपको सहाफती जो कहना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको निभाते हुए आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विपक्ष जो है वो विफल है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अगर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है तो लाइनों के अंदर जो लोग लगे हुए हैं लोगों की वहां मोदी जी के लोग जाते क्यों नहीं है? विपक्ष में जो एकजुटता आज संसद के बाहर नजर आनी चाहिए थी और जो मोटिव क्लियर एक नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आया। देखिए, सब लोग अलग अलग अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, ऐसा नजर आया। पार्लियामेंट के बाहर तमाम पार्टियां इकट्ठी आप लोग जब विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और विपक्ष में ही एकजुटता नहीं है, तो उसको लेकर तो सवाल उठेंगे। मीम अफजल साहब, देखिए सरकार पर बहुत सारे सवाल हैं, इंप्लीमेंटेशन को लेकर 50 दिक्कतें हैं जिसको लगातार उठाया जा रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की एकजुटता नजर नहीं आएगी, वो भी आज के दिन, जिस दिन का ऐलान इतने पहले से कर दिया गया था, तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। नहीं, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपने कहा कि एकजुट नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर सब लोग एकजुट हैं, पार्लियामेंट के बाहर जो सारे लोग खड़े हुए थे सारी पार्टियां उसके अंदर मौजूद थी। आप कैसे कह रहे हैं कि एकजुट नहीं है? कोई मुजाहरा कर रहा है, कोई बंद कर रहा है, लेकिन सबका मकसद तो सरकार की इस गलत नीति की जो उन्होंने बदइंतजामी दिखाई, जिसके नतीजे में करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को मीम अफजल साहब आप अपने फेवर में मानते हैं या अपने विरोध में मानते हैं? आज मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो सरकार के इस फैसले के साथ हैं। मुलायम सिंह जी की तकरीर सुन लीजिए ना पार्लियामेंट में। अरे मैं कह रहा हूं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि सरकार के फैसले के साथ हैं, लेकिन सरकार की बदइंतजामी के साथ नहीं है। मुलायम सिंह जी की तकरीर नहीं सुनी आपने पार्लियामेंट में? क्या बोले वो? सुनी मैंने बहुत अच्छे से सुनी। और नरेश अग्रवाल साहब जो कह रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, उससे बिल्कुल अलग तकरीर थी आज। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं कह रहा हूं अलग थी या थलग थी, मकसद सबका एक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए जो डीमोनेटाइजेशन किया गया है और उसमें जो बदइंतजामी हुई है जिससे 70 लोग मरे गए, प्रधानमंत्री एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं, 70 लोग मर गए। अभी कोई मामला हो जाएगा तो पूरी पार्टी जो है वो शहीदों को नाम लेकर के, कभी किसी का नाम लेकर के पूरा क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाती है। और ये 70 लोग जो मर गए, अरे 2 जुमले कम से कम हमदर्दी के बोल देते। हाँ ठीक है मीम अफजल साहब, आपकी बात समझ में आ गई। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश जी, जब पूरा विपक्ष इस मसले पर लामबंद नजर आ रहा है, तरह तरह के सुझाव आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहे हैं और हर कोई लगभग इस बात पर तो एकमत नजर आ रहा है कम से कम कि सरकार का जो फैसला है वो सही है, सरकार के फैसले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो फिर इसको खत्म क्यों नहीं करते आप लोग, और विपक्ष की जो आवाज है उसको सुनते क्यों नहीं? समीर अब्बास साहब, सबसे पहले आपके चैनल के जरिए हम उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने इनके आक्रोश में इनका साथ नहीं दिया। आपको पता है आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी भारी बहुमतों से पहली बार इतनी बहुमत से जीत करा रही है। तो ये बताता है कि जनता हमारे साथ है। हम हमेशा बोलते थे कि कांग्रेस को अपने पैर के नीचे की धरती को टटोल कर देखना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। क्योंकि अगर पीएमएफ के थ्रू कितना भी ऑब्जेक्टिव आपको सर्वे दिखाया जाए, आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर ने फर्ज कर लिया, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि हम जनता के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, जनता हमारे खिलाफ है। हम बोलते थे कि जनता बहुत संवेदना के साथ हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि समीर अब्बास साहब जनता को पहली बार लगा जनता को आपने उनकी आवाज वोट लेने की मशीन समझा हुआ है, इसीलिए ये सब किया। राष्ट्र पर केटीएम से नोट निकाल लिए आपने, बैंकों से नोट निकाल लिए, करप्ट लोगों के खिलाफ और ब्लैक मनी होल्डर्स के खिलाफ इन लोगों ने पूरे सिस्टम को, समीर अब्बास साहब, इन लोगों ने पूरे सिस्टम को हाईजेक करके रखे हुए थे।
हमने अरे आज की बात करो, कल की बात नहीं मेरे भाई। आपको नहीं पता, आप हमारा सुदेश जी आज की बात करो, कल की बात मत करो। किस तरह से मुख्यमंत्री पुरानी बातें नहीं सुदेश जी, लेकिन शील्ड करने की कोशिश सुदेश जी इस योजना के अमल में आने के इतने दिन बाद भी अभी भी जो कैश केओस है वो जारी है। अभी भी एटीएम के बाहर कतारें कम नहीं हुई हैं। अभी भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। 65 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए आप अपनी पीठ ठोक नहीं सकते इस पर, सुनिए ना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत दिक्कतें हैं। मुबारकबाद दे रहे समीर अब्बास साहब, मुझे हैं। अरे आपको complete शर्म करने आनी दीजिए। चाहिए। मुझे आप मुबारकबाद दे रहे हो कि जिन लोगों ने बंद में मुझे हिस्सा नहीं complete लिया, करने दीजिए। आपका साथ नहीं दिया, उन्हें आपके मुबारकबाद प्रश्न दे रहा का हूँ। उत्तर जो उसी तुम्हारी होगा। वजह से मुझे मर complete करने गए, दीजिए। उसके लिए दो देखिए, जुमले बोलते थे। मीम अफजल साहब जैसे स्पोक्स पर्सन अगर इतना उत्तेजित हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का क्या सिचुएशन है। मीम अफजल साहब के स्पोक्स पर्सन इतना उत्तेजित होते हैं तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की हालात क्या है। मैं देखिए ये बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री लोग प्रदेश में सारे इंडस्ट्रीज को बोल दिए हैं कि उन लेबरर्स का अकाउंट खुलवाइए जिसको आप पैसा नहीं देते थे, लिखवाते कुछ और थे, देते कुछ और थे। सारे लोगों का अकाउंट खुल रहा है, आपको नहीं पता क्योंकि आपने टटोलने की कोशिश ही नहीं की। आप मोदी जी को घायल हो चुके हैं। सुदेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सरकार का ये जो फैसला है इसका जिस तरह से गलत तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया गया है, तमाम उसमें दिक्कतें हैं, उसके खिलाफ लामबंद तो हुई ना। पूरे देश में एक आक्रोश दिवस ही मान लीजिए, चलिए भारत बंद आप कह दीजिए कि फेल हो गया क्योंकि भारत बंद था ऐसा ऑपोजिशन मान ही नहीं रहा है, वो कह रहा है आक्रोश दिवस था, तो आक्रोश तो नजर आया ही ना। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं 13 विपक्षी, वो आपके खिलाफ लामबंद नजर आ रही है, तो भी क्या आप उनकी नहीं सुनेंगे? समीर अब्बास साहब इनका आक्रोश तो हम समझ सकते हैं क्योंकि ये लोग तो सफरिंग पार्टी हैं, ये आक्रोश तो दिखाएंगे, लेकिन इनके आक्रोश के साथ जनता नहीं है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है कोशिश करने के बाद भी जनता इनके साथ नहीं है। जनता दुख झेल रही है, अच्छे दिन के लिए झेल रही है, और हम दावे के साथ कहते हैं इनकी खाल बहुत मोटी हो गई दिक्कत की बात नहीं, इनकी बात कौन नहीं सुन रहा है। ये तो पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जवाब दे। मीम अफजल साहब, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। सुदेश वर्मा साहब कह रहे हैं दिक्कत, देखिए स्टेटमेंट वही है बीजेपी का, दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है जो सफरिंग पार्टीज हैं, यानी जो ब्लैक मनी होल्डर हैं, एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं। मीम अफजल साहब, बिल्कुल समीर अब्बास साहब आप ये बताइए, ये कौन चेहरे हैं जो अपोज कर रहे हैं? क्या ये चेहरे जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो सब ब्लैक मनी होल्डर हैं? किस चेहरे के बारे में बताओ? अरे सड़कों पर खड़े हुए गरीब लोग 2-2 हजार रुपए तब्दील करा रहे हैं, वो सब ब्लैक मनी वाले हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, लोगों को नहीं हो रही, शर्म आनी चाहिए आपको हो रही है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, अरे मीम अब्बास साहब तकदीर अब्बास साहब एक बात सुन लें जी, एक बात सुन लें। आज हम तो सड़क पर थे ना, हम तो आज सड़क पर थे ना। अगर भारतीय जनता पार्टी के मीम अफजल साहब की तो बैंक की लाइन में लग के दिखाएं, अगर पिट के ना आए वापस तो आप नाम बदल दीजिएगा हमारा। सड़क पर थे तो जवाब मिल गया, पब्लिक में जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, टीवी चैनलों पर बैठ करके झूठ बोलते हैं। ठीक है, कांग्रेस को जनता का जवाब मिल गया। ठीक है, मीम अफजल साहब, सुदेश वर्मा जी, और भी मेहमान हैं, मुझे दूसरे मेहमानों को भी शामिल करना है। थोड़ा सा गुस्से को शांत रखें। अमीर हैदर जैदी साहब, आप इसे क्या मानते हैं? लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया था या नहीं किया था? अब तो विवाद इसी पर हो गया। भारत बंद सफल कितना रहा यह तो दूसरा मसला है, क्योंकि हमें तो सफल कहीं नजर आया नहीं। ऐसा नजर नहीं आया कि दुकानें बंद हो गई हो और लोगों ने कामकाज बंद कर दिया हो। आप क्या इसे भारत बंद भी मानते हैं और सफल भी मानते हैं? सफल मानते हैं, लेकिन भारत बंद की कॉल दी किसने थी? तो ये कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? देखिए कांग्रेस पार्टी भी कह रही है ये तो लेफ्ट पार्टीज की कॉल थी। मैं बता रहा हूं जी, मीम अफजल साहब इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है, इन्हें अपने कांग्रेस पार्टी से अपडेट लेनी चाहिए थी। सारी पार्टियों का एक फैसला ये था कि अपने अपने तरीके सब आक्रोश दिवस या विरोध दिवस मनाएंगे। ठीक है,
कहीं पुतला जलाएंगे, कहीं प्रदर्शन करेंगे, कहीं बस रोकेंगे, कहीं कुछ करोगे, ज्वाइंटली कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। मतलब भारत बंद की कॉल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। की कॉल किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। ये मोदी जी की हताशा में कहा हुआ एक रैली का जुमला है। अच्छा। जिसे सब चैनल ने उठा के ये कह दिया कि साहब अपोजिशन ने भारत बंद की कॉल दी है। ठीक है, लेफ्ट फ्रंट अगर भारत बंद करता है, अभी बेरोजगारी के मसले पे, मिनिमम वेज के मसले पे हमने भारत बंद की कॉल दी थी और हमने भारत बंद किया था। अगर हम भारत बंद को कहते तो आज हम ये नहीं कहते कि हमने विरोध दिवस की कॉल दी थी। हमने विरोध दिवस की कॉल दी थी, विरोधी दिवस है। सुबह 8 बजे मैंने एक नेशनल न्यूज चैनल पे 8 बजे मैंने कह दिया कि भारत बंद नहीं है, हम विरोध दिवस कर रहे हैं। हाँ। जब हम विरोध दिवस को 8 बजे करें तो हमारे कार्यकर्ता कैसे भारत बंद कराने जाएगा? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा ये है कि शाम में हम न्यूज चैनल पे बैठ के ये कह दें कि साहब अपोजिशन इस मसले पे फेल हो गया है, हाँ। बढ़ गया है, बिखराव हो गया है और भारत बंद नहीं हुआ है। ये बीजेपी की एक साजिश का हिस्सा है। दूसरे में एक चीज कहना चाहता हूं, बीजेपी के हाँ। हाथी के दांत जैसी मामला हो रहा है। हाँ। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अगर काले धन के ऊपर बीजेपी सीरियस है और बिल्कुल चाहती है कि काला धन देश में नहीं रहना चाहिए, तो आज नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहां मौजूद है, फैसला करें कि सब हम उद्योगपतियों से कैश में चंदा लेना बंद करते हैं, 1 रुपए के चंदे का भी हिसाब रखेंगे। वो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन ये बताइए, नहीं आपके हिसाब से, जुड़ा हुआ है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से आक्रोश दिवस पर देश की जनता का समर्थन आपको पूरे देश में मिला या नहीं मिला? हमारे यहाँ पूरे देश में समर्थन मिला। बताओ किस प्रदेश में, किस जिले के अंदर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ? हाँ। बताए ना बीजेपी, कहां विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ? किस जिले में, किस तालुका में, किस तहसील में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहां विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ये बताएं। आज इन्होंने घबरा गए। अच्छी बात है, दिन में भी सपना विपक्षी देखिए, एकता से घबरा गए हैं। आपका तो इन्हें लग रहा है कि एक करके बात सपना ही देखेंगे खाली। लेकिन मेरा एक कहना है, सुन लीजिए, मेरा एक कहना है, सुन लीजिए, ये हम घबरा गए, मजदूरों के, सपना गरीबों आप के देख रहे हो, हमदर्द कह घबरा हम रहे जाएंगे। हैं। 100 आदमी, मैं आ रहा हूं सुदेश जी, आ रहा हूं। 1 मिनट जी। 100 आदमी आज मर गए। मेरे पास पूरी रिकॉर्ड और डाटा के साथ, बिल्कुल एड्रेस के साथ मौजूद है कि वो मर गए। उन पे एक लफ्ज नहीं, एक हरूफ नहीं कह सकते प्रधानमंत्री। लेकिन जो बच्चा अपनी बहन की शादी के लिए पैसे लेने गया और घर आके हार्ट फेल हो गया, वो मर गया, उसका जिक्र नहीं। एक 500 रुपए में अगर कोई शादी हो जाती है मजबूरी के अंदर, तो उसका जिक्र तो प्रधानमंत्री कर लेते हैं। क्या वो उनके प्रयास से हुई थी? ऐसा नहीं है। आज ये बीजेपी कह रही है कि हम मजदूरों के साथ हैं। अगर इन्होंने ये अभी एक स्कीम लाए, काले धन पे 20 दिन से देश को कहना चाहिए लाइनों में खड़ा करने के बाद आज फिर ये नई स्कीम लिया है, 50% लाओ और 50% ले जाओ। और उसमें ये कह रहा है 25% साहब हम गरीबों के विकास में लगाएंगे। हाँ। मेरा यहाँ सवाल यही बन जाता है हाँ। कि इनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए। वो 15 लाख रुपए तो आज तक गरीबों के खाते में गए नहीं। ग्रामीण बैंक के अंदर पैसा नहीं है, बिग बाजार के अंदर पैसा है। ठीक है। अगर ये गरीबों के इतने हमदर्द है, किसानों के इतने हमदर्द है, आपको तो बिग बाजार से पहले सरकार गरीबों की हमदर्द नजर नहीं आ रही है। सुदेश वर्मा जी, जिस बात का जिक्र अमीर हैदर जैदी साहब कर रहे हैं, आज जिस तरह से वित्त मंत्री ने आयकर संशोधन विधेयक पेश किया और टोटल उसमें अगर मैं मिला के बात करूं, क्योंकि 30% टैक्स की बात की गई है, 10% पेनल्टी की बात की गई, और ये जो टोटल टैक्स होगा इस पर 33% पीएम गरीब कल्याण सेस भी लगेगा, यानी टोटल 50% कटौती हो जाएगी अगर किसी के पास कोई अपना कालाधन डिक्लेयर करना चाहता है। यानी आपने एक विंडो फिर दे दी। दूसरी तरफ जो गरीब है वो कतारों में खड़ा हुआ है और एक तरह से उसके ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि भाई इसके पास बहुत कैश था, देखिए बैंकों में जमा करवाने जा रहा है। समीर अब्बास साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अमीर हैदर जैदी जी के बारे में कुछ बताऊं, इनकी पार्टी के बारे में कुछ बोलूं। जी। ये ऐसे लोग हैं जो गरीबों की बात तो करते रहे, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा गरीबी रही। फाइनली ममता जी आके इनको हटा दी। पहली बार ये इनके पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इनका जो कोर एजेंडा था उस एजेंडा को हमने एक स्ट्रोक में खत्म कर दिया। अगर गरीब की बात करने वाली कोई पार्टी आज के दिन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और टेस्ट ऑफ नहीं तो ये 50% वाली स्कीम आप गरीबों के लिए लेकर आए हैं क्या? गरीब तो लाइन में लगा हुआ है कतारों में, एटीएम के बाहर। बैंकिंग सिस्टम को गरीब तक पहुंच, सुनिए ना, गरीब तक
वो इनका इन्हीं के लिए लगा हुआ है। मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपके बात का भी मैं जवाब दूंगा। और इसको ये बैंकिंग सिस्टम को गरीब तक जाने के लिए एक नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। आज 25.5 करोड़ जनधन योजना में हमने बैंक खाते खुलवाए हैं गरीब के, उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ये सोचते रह गए कि ये नहीं, गरीब एजेंडा पर नहीं था, गरीब सिर्फ इनके जीप पर था। और हमने जो काले धन पर अटैक किया, इससे फायदा किसका होगा? अगर ये मनी टैक्स दिया जाता तो वो टैक्स के पैसे गरीबों को अच्छी सड़क, ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा शौचालय देने में जाता। पैसा कहां से आएगा? ये कम्युनिस्टों का लाल सलाम बोलने से पैसा नहीं आता। और ये गरीब को तभी फायदा होगा जब हम ब्लैक मनी को अनर्थ करेंगे और उस पैसे से गरीब का फायदा करेंगे। आज जो लाइन में खड़े हैं फक्र के साथ बोल रहे हैं कि हम कष्ट सहेंगे, इन कष्ट सहने के बाद भी हम मोदी जी को पूरा समर्थन देंगे। इस पर जो आपने कहा है सुनिएगा प्लीज जी। अमीर हैदर साहब ने पूरा बिल नहीं पढ़ा, वो मैंने बिल पढ़ा है जो अरुण जेटली जी ने आज रखा है पार्लियामेंट में। मैं आपको उसका पूरा बताता हूं। आपने 50% कहा, वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर इन्होंने कहा कि 25% गरीबों के लिए इस्तेमाल होगा, वो गलत है। देखिए 30% तो टैक्स वो देंगे आप जी, 10% उस पर फाइन देंगे, और 30% जो टैक्स है उसका 33% गरीबों के लिए सेस लगाया है, जो 10% करीब 9.9% होता है। मैं तो पूछना चाहता हूं 50% कि 80 लाख करोड़, सुन लीजिए मेरे भाई, आप सही कह रहे हो 50%। मैं पूछ रहा हूं कि सरकार ने तो कहा था कि हम ब्लैक मनी को खत्म कर देंगे, दफना देंगे। ये तो ब्लैक मनी को रास्ता दे दिया इन्होंने, 50% तो वाइट कर दी। जो भी ब्लैक मार्केटर्स हैं उनकी 50% मनी को इन्होंने वाइट कर दिया, और उसमें से 10% का हिस्सा गरीबों के नाम पर निकालने की बात इसलिए कर रहे हैं कि आक्रोश ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने अपोजिशन के एहतजाज से घबरा करके आज ये बिल लाने का काम किया है। और माफ कीजिएगा, आपका बहुत ही वरिष्ठ चैनल है ईटीवी, आज पूरे मुल्क में देखा जाता है, लेकिन आपने जो ऊपर इसमें उर्दू के अंदर लिखा है अपोजिशन का शो फ्लॉप शो, पार्लियामेंट में मुत्तहिद अपोजिशन सड़क पर बिखर कर रह गया। आगे लिख रहा है आप नोटबंदी पर अपोजिशन का इत्तेहाद, वही तरीके पर एहतजाज, पार्लियामेंट से सड़क तक भारत बंद का जुमला फ्लॉप। माफ कीजिएगा, आपको अपनी बहस इस बात पर करनी चाहिए थी कि सरकार आज हार गई और एक नया रास्ता ब्लैक मनी के लिए दरवाजा बैकडोर से खोलने की बजाय उसने फ्रंट से खोल दिया, अपोजिशन से घबरा करके। और दूसरी बात और बताऊं, मैंने बार बार ये बात कह रहा हूं, अभी भी सुदेश वर्मा साहब पुराने जर्नलिस्ट हैं, ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस आक्रोश दिवस में देश की जनता उस तरह से जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जुड़ी हुई नजर नहीं आई, इसलिए कहा जा रहा है। बताया जो सच्चाई है वो कई बार कड़वी आपको लगती है, कई बार सुदेश जी को लगती है। यही तो दिक्कत है ना, अरे तुम यही तो दिक्कत है। मरने पर ही अफसोस जाहिर कर दो, आप इतने जबरदस्त। मीम अफजल साहब आपने अपनी बात कह ली। जैदी साहब, ये सवाल उठाना क्या गलत है कि देश की जनता जिस तरह से आप लोग सारी विपक्षी दल आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जोश तो नजर नहीं आया ना सरकार के खिलाफ? ये बात तो आप मानेंगे ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो। बहुत सारे बाजार ऐसे थे जो कि मंडे को बंद रहते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर वो आज खुले रहे। दिल्ली की का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि वो सरकार की इस योजना का समर्थन करते हैं, वो ये दिखाना चाहते थे। तो क्या ऐसी खबरों को ना दिखाया जाए? समीर भाई, हमने कब कहा आप निष्पक्ष पत्रकारिता करो? हमने कब मने करा मत दिखाओ, लेकिन बंद की कॉल थी कहाँ? जो बाजार बंद होते, बाजार तो जब बंद होते जब हम बंद के लिए कहते, हमने तो बंद के लिए कहा ही नहीं है। सवाल तो यहाँ ये उठ रहा है कि क्या प्रजातंत्र के अंदर ये राजतंत्र कहाँ से आ गया है? सवाल जब ये उठता है कि बयान आता है कि साहब हम तो हमारे खून में तो है ही नहीं फैसले वापस लेना। अभी मेरे मित्र कह रहे थे बीजेपी के कि लाल सलाम से काम नहीं चलता। अरे भाई, तुम्हारी कल की एक मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है उमा भारती, वो कह रही है, कहना चाहिए कि हम तो कार्ल मार्क्स का काम कर रहे हैं। अरे पहले कार्ल मार्क्स को पढ़ के आओ। हमने कब कहा कि मार्केट की सर्कुलेशन मनी को कहना चाहिए हम फेस आउट कर देंगे? कार्ल मार्क्स अमीरों और गरीबों के बीच जो असमानता उसको दूर करने की कोशिश तो सरकार कर रही है, तो फिर लेफ्ट पार्टियों क्यों विरोध कर रही है? ये तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। सुन लीजिए, असमानता दूर करने के लिए जिस दिन ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे चलेंगे, सबसे पहले मैं हूंगा जो बीजेपी की तारीफ करूंगा। लेकिन ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे चल कहां रहे हैं? ये पहले कार्ल मार्क्स को तो पढ़ के आए।
अगर बीजेपी, अगर काले धन वाले बाहर निकल आते तो इन्हें ये दूसरी योजना नहीं लानी पड़ती 50% वाली। इसका मतलब ये है कि काले धन वाला तो अपने घर में बैठा है, या तो मंदिर के मठाधीश के पास जा रहा है कि साहब मेरा काला धन वापस कर दो, 30% आप रख लो, 70% मुझे दे दो, और यह कहना चाहिए किसी और जगह जा रहा है। किसी एक काले धन वाले को लाइन में लगा हुआ दिखाइए। इन्होंने एक काम किया, हमारा विरोध इस चीज के ऊपर है, ठीक है, जो हमारी माताओं बहनों ने अपना खून पसीना जोड़ के घर में पैसे जमा किए थे, उसे निकलवा के बैंक में जमा करके, बैंक में जमा करवा के उद्योगपतियों को चंदा देने का, उसके ठीक है सुदेश जी, इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। प्रोफेसर असलम आजाद साहब को भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, और मनव्वर हसन गौर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, बीएसपी के लीडर हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो बात हो रही है नोटबंदी पर, विपक्ष की मोर्चाबंदी की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर असलम आजाद साहब का रुख करूंगा पटना स्टूडियो से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। असलम आजाद साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश ये कर रहा था, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, कि आखिर जनता की परेशानियों का, उनकी दिक्कतों का तो जिक्र आप भी लगातार करते आए हैं। आप भी ये कहते आए हैं कि योजना ठीक है लेकिन इंप्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, जैसा कि बाकी विपक्ष कर रहा था। तो फिर आज आक्रोश दिवस से आपने ये दूरी क्यों बना ली? आप बीजेपी के इतना करीब क्यों नजर आना चाह रहे हैं बार बार? हाँ, कि ये तो कांग्रेस भी एक्सेप्ट करती है कि नोटबंदी सही है और इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तौर पे हुआ है। तो जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मामला है, तो शुरू से ही हम लोगों का यह है कि काला धन, मैं बिल्कुल सीधा देख रहा हूँ, काला धन जो जिसने खोखला कर दिया इस देश को, चंद लोगों ने पूरी हिंदुस्तान की दौलत की अपनी मुट्ठी में जो है जकड़ रखा है, तो उस जकड़न से निकालना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया तो ये कदम तो सही है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, जिस तरह अजियतें उठाई लोगों ने, जिस तरह परेशानियाँ झेली हैं, और मेरे ख्याल में तकरीबन 65-70 आदमी की डेथ भी हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो पहले से चाहिए था। तो असलम आजाद साहब, ये दिक्कतें, ये परेशानियां आपको कहां नजर आ रही हैं? आप आक्रोश दिवस का हिस्सा ही नहीं है, आप कैसे आक्रोश जता रहे हैं यहां पर बैठकर? नहीं, आक्रोश तो मैं जता ही रहा हूँ। अखबारात के जरिए मुख्यमंत्री ने तो हाउस में ये बातें कही हैं, कल कई सार्वजनिक सभाओं में ये बातें कही, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये नहीं कि हम जो है उनकी खराबियों को भी अच्छाइयों में शुमार कर लें। हाँ, ये मैं अर्ज कर दूं कि बीजेपी ने ये कदम तो यकीनन अच्छा उठाया है, लेकिन इससे जो है आम लोगों की जो परेशानियां हुई हैं उनको दूर करने की अमली जरूरत है, ये होनी चाहिए। अब रहा ये कि काला धन, असलम आजाद साहब होगी आपकी बात, मनव्वर हसन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनव्वर हसन साहब, ये नहीं क्या माना जाए जिस तरह से सरकार और बीजेपी, कांग्रेस भी लिप्त नहीं, कांग्रेस जी, मनव्वर हसन साहब, जिस तरह से सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि पूरी तरह से विपक्ष की मोर्चाबंदी आज फेल नजर आई, भारत बंद जैसी बात जो की जा रही थी वो कहीं नजर नहीं आया, और जो विरोधी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो भी बटे हुए नजर आए। जैसे आपकी पार्टी का अगर उल्लेख किया जाए तो वो कह रही है कि हम संसद में तो इसका विरोध करेंगे लेकिन सड़क पर विरोध नहीं करेंगे। तो आप में एकजुटता क्यों नहीं है, ये एक सवाल उठा आज। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी पार्लियामेंट में लगातार इस मसले पे अपनी बात रख रही हैं और अड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आगे जवाब देना चाहिए और उन्हें देना पड़ेगा जी। रही बात रोड पे, जो ये आप आज कह रहे हैं भारत बंद विपक्ष की तरफ से, ये वो भारत बंद विपक्ष की तरफ से था ही नहीं। भारत बंद तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से था। वो अपनी रैलियों में कह रहे थे कि भाई भारत बंद होना चाहिए या नोट बंद होने चाहिए। अगर नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनके जुमले काले धन के रास्ते हम बंद कर रहे हैं और वो भारत बंद कर रहे हैं, अगर तुम उनके जुमलों को विपक्ष पे थोपना चाहते हो या उनके मुंह में डालना चाहते हो तो ये बात एक अलग है। रही मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, वर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं,
ये बता दें कि आज अगर इन्होंने ये कदम उठाया है कि भाई 50% दो और 50% आपका वाइट, हाँ, पहले तो आपने अपनी छवि दिखा दी देश को, हम बड़े ईमानदार और ये और वो और फलाना। आज तुम फिर उन बेईमानों के साथ मिल गए। अब तक जो विपक्ष मिला हुआ था, आप कहते थे अगर आपके खिलाफ कोई बोलता था कि विपक्ष काले धन वालों के साथ, विपक्ष आतंकवादियों के साथ, विपक्ष सारा जो है ना टोटल बेईमान। आज जो है ना आप बेईमान नहीं है, काले धन वालों के साथ 50% पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपको अगर यही फैसला लाना था तो आपने ये 100 लोग जो मरवा दिए लाइनों में लगा के, इनका जिम्मेदार कौन? आप शुरू में ये फैसला ले आते कि भाई 50% दो, शायद लोग आसानी से दे देते अगर आप ये सारे प्रतिबंध लगाते। ठीक है, सुदेश इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। मुनव्वर हसन साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप दरअसल गरीबों के साथ नहीं अमीरों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहले गरीबों को दिखा के कि मैं उनके साथ हूं और आज वापस पलटी मार के फिर वहीं चले गए। बहुत बड़ी विडंबना है समीर अब्बास साहब, कि लगता है ये लोग अपना सारा पैसा जनधन के थ्रू कहीं जमा कर दिए हैं, अब इन्हें परेशानी हो रही है। देखिए, मैंने शुरू से ही बताया ये एक डायनेमिक सिचुएशन है और सरकार डायनेमिक सिचुएशन में हर वो चीज जो सही लगेगा बात है जनता के लिए वो आप करेगी। प्रूफ कीजिए इसको, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम इस तरह के इल्जाम मत लगाइए आप किसी पर भी पॉलिटिकल पार्टी पे कि सबसे बड़ा काला धन आपके पास है। अब चक्कर सारा काला धन आपके पास है, लगातार बीजेपी की तरफ से खुलेआम आपके पास है सारा काला धन। वर्मा जी, मैं ब्लैक मनी जमा कर रहा हूं। समीर भाई, मैं वर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वर्मा जी, मुझे ये बता दीजिए, आप सरकार में प्रूफ कीजिए, आपके मालूम है नहीं है सरकार चलाना। अगर आपको कांग्रेस में बीजेपी के फंड में मैं बोल लूं उन लोगों के यहाँ आपने प्रश्न पूछा है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपने प्रश्न पूछा है, आपने प्रश्न पूछा है, जवाब सुन लीजिए ना। प्रश्न पूछा है, जवाब तो सुन लीजिए। अरे जवाब, अरे मुनव्वर साहब जवाब तो अपना दूंगा ना। अरे आप जवाब दे दीजिए सुदेश जी। आप हमको गाली दीजिए, लेकिन हमारे जवाब को तो सुन लीजिए। गाली दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम गाली नहीं दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। चाहिए आप बताइए, आपके पास क्या कर रहे हैं इसके साथ कि बहन मायावती के पास काला धन है, कांग्रेस के पास काला धन है। सुनिए तो बताइए आप, क्यों नहीं बताते आप? कोई कैसी सरकार है आपकी? आपको बताए काला धन है उनके पास, कोई और फिर आप साथ बैठे हुए, क्या आप में हिम्मत नहीं है? बताइए हिम्मत नहीं है? सुनिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ी है सरकार। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, झूठा मैं भी बोल सकता हूँ, सुन लीजिए, मैं भी बोल सकता हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर विपक्षी लोगों के पास काला धन है, प्लीज सुन लीजिए, तो उनके घरों पर, उनके ऑफिस पर रेड क्यों नहीं करवाते आप? पकड़ते क्यों नहीं उन्हें? जाती मत करिए, सुन लीजिए। सुने, आपने बोला ना हमारे पास काला धन है, लीजिए सारे सुन तो लीजिए, आपकी पार्टी का जवाब नहीं देंगे। जवाब तो सुन लीजिए, अरे प्रश्न पूछे, जवाब तो सुनिए। ये पिछले आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं, खर्च किया वो सारा। अरे जवाब सुनिए। एक तरफ दूसरी पार्टी है जो, एक तरफ दूसरी पार्टी है समीर अब्बास साहब, एक तरफ दूसरी पार्टी है जो बताती है कि तुम दलित हो, गरीब नहीं हो। पहली बार हमने गरीबी और अमीरी के बीच में एक रेखा खींची है। पहली बार हमने बताया कि गरीब की लड़ाई गरीबी के काले धन पे बात करिए, चाहे वो मुसलमान हो, काले चाहे धन वो पे बात दलित करिए, हो, और काले लोग धन सुन पर रहे बात करिए। हैं, इनके नीचे की जमीन खिसक रही है और यही काले धन पर बात चीज कीजिए, इनके चेहरे पर, सुदेश जी, यही दिख रहा है। काले धन पर बात यही कीजिए। इनके चेहरे पर दिख रहा है। आपको काले तो खुश धन होना पर बात चाहिए। कीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास काले धन पे मत भागिए। बीजेपी ने अपने सुन खिलाफ ली एक्शन आपकी लिया ना, बात। खुश हो जाइए इसमें। मीम अफजल साहब, हमारी मीम पीठ अफजल तो साहब, दबाइए। मुझे एक सवाल का जवाब खुद दीजिएगा चोरी को रोकने कि के काम पहले कर जब रहे इस हैं। योजना आपने को क्यों नहीं अमल में किया? लाया गया तब तो ये दावा 12 किया जा लाख रहा था कि करोड़ काला रुपया धन इस देश से गबन खत्म हो करके जाएगा, बात जाली कर नोट रहा खत्म है। हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस योजना का उद्देश्य दरअसल कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश को ले जाना है। क्या आपको भी ऐसा लगता है मीम अफजल साहब? देखिए अब्बास साहब, आप भारत ही में रहते हैं, कहीं आप बाहर मुझसे से पूछ तो रहे नहीं हैं आए हैं ना? जो यूरोपियन देश हैं, जरा संजीदगी से बात कर लें और उसका जवाब दे दें मुझको। जो यूरोपियन देश हैं जो अपने आप को कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, पूरे यूरोपियन, अमेरिका, इतना बड़ा देश है, क्या आप समझ रहे हैं वहां काला धन नहीं है? क्या वहां कैश नहीं चलता? वो सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी है। आपके देश की 70% आबादी गांव देहात में रहती है, जिनके पास ना अकाउंट है, ना वो ये जानते हैं कि ये जो आपकी नई टेक्नोलॉजी है इसका क्या असर है।
आप कह रहे हैं कि आप उनको सबको कैशलेस बनाने वाले हैं। कैशलेस इकोनॉमी नहीं बना रहे हैं, ये बार्टर वाली इकोनॉमी बना रहे हैं। थोड़ा दिन में वो दिन आने वाले हैं, अगर इनकी यही हरकतें रही कि लोग आपस में एक चीजों से दूसरे चीज का तबादला करेंगे, करेंसी होगी ही नहीं। और आज की बात बता दूं मैं आपको, आज का सुन लीजिए। इन्होंने कहा था 50,000 रुपया सबको मिलेगा जो जिनके पास करंट अकाउंट है। आज किसी भी बैंक ने 50,000 रुपया नहीं दिया है। बैंक कह रहा है 10-10 हजार के चेक ले आइए, एक हफ्ते में 50,000 आपको किस्तों में देंगे। ये झूठ बोलते हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, प्रोपेगेंडा करते हैं। और बिल्कुल सही कहा मुनव्वर साहब ने, इन्होंने काले धन वालों के साथ आज सुबह को हाथ मिला लिया है। जब पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बिल पेश किया है, ये काले धन के साथ ये लोग हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर जो बीजेपी ने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया, वो सफेद धन था। मोदी जी ने अब तक वो गुजरात के अंदर जितने चुनाव लड़े, अब ये तो तभी सब पता चलेगा सफेद ना धन जब से लड़े पॉलिटिकल पार्टीज थे। उससे पहले उनको काले धन का ख्याल नहीं आया। उसमें आपकी पार्टी और सुदेश जी की पार्टी मैं आपसे नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं। ये हमको कहते हैं हमने 70 साल लूटा। सुनिए अब्बास साहब सुन लीजिए जी। इन्होंने कहा हमने 70 साल देश को लूटा है, हमने 70 साल देश को लूटा है। इन्होंने तो अभी लूटना शुरू किया है। इनके अकाउंट जो ये इनकम टैक्स को देते हैं, आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा अकाउंट भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है, बीएसपी का नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, किसी और पार्टी का नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहां से आ गया ये पैसा तुम्हारे पास? नहीं तो मीम अफजल साहब, आप ये कहां से आ गया? मानते हैं हमने तो 70 साल में लूट करके ये बनाया, आपने कहां से बना लिया 2 साल में लूट करके? तो आरटीआई के दायरे में बीजेपी सबसे पहले कहे हम आरटीआई देने के लिए तैयार हैं। हम बात करेंगे फिर इनसे। समीर अब्बास साहब डिक्लेयर करे बीजेपी। सुदेश वर्मा साहब, आप तैयार हैं इसके लिए? देने के लिए मशहूर है, आरटीआई के दायरे में भी बीजेपी लेके आए सारी पार्टियों को। सुदेश वर्मा साहब, मीम अफजल साहब कह रहे हैं शुरुआत कीजिए आप। एक मिनट मनोहर साहब, कड़क फैसले ले, आरटीआई के दायरे में लाए सारी पार्टियों। मनोहर साहब एक मिनट। सुदेश जी, आप तो करप्शन रोकने चले हो ना, सबसे पहले आप करो। आप कहो आरटीआई के दायरे में लेकर आओ कानून। बिल्कुल सुदेश जी, लेकर आइए कानून। सुदेश जी, सरकार ने बीड़ा उठाया है करप्शन खत्म करने का, आप आरटीआई के दायरे में आने के लिए तैयार हैं? आपके पास कांग्रेस से ज्यादा पैसा कैसे आया है तो बता दो आप मुझको। 2 साल में आपका अकाउंट जो है कितने हजार करोड़ रुपया हो गया, मैं बताना नहीं चाहता हूं। अगर हिम्मत हो तो आप बताओ, फिर मैं बताता हूं कांग्रेस के पास कितना है। समीर अब्बास साहब, सुदेश जी जल्दी से। हमारे पास तो सफेद धन इतना आ गया। समीर अब्बास और ठीक है, मीम अफजल 4 लाख करोड़ रुपया अक्टूबर से लेकर के अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक जमा हो गया। नीम अफजल जो है जी समीर अब्बास साहब, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मीम अफजल साहब जो बहुत मीम अफजल जो बात करते हैं परमान के साथ करते हैं, आपकी तरह नहीं है कि पुरानी बुराइयां गिराने लगे कि साहब आपने ये किया था, आपने ये किया था। मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या किया है? आपने तो घुटने टेक दिए काले धन वालों के सामने। तो फिर प्रोफेसर असलम आजाद मुस्कुरा रहे हैं, वो कहेंगे बीजेपी कांग्रेस की बहस कराने के लिए बुलाते हैं क्या आप? कर रहे हैं समीर अब्बास साहब, जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। समीर अब्बास साहब, इन्होंने जो कैशलेस की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरूर आपके दर्शक को जानना चाहिए। अंग्रेजों वाला विचार मत अपनाइए कि भारतीय अपने आप को रूल नहीं कर सकते, जो नेहरू जी ने भी अपनाया कि बाकी लोग रूल नहीं कर सकते। जवाब दे रहा हूँ। आपको नहीं पता कि मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा है। एक किसान भी मोबाइल फोन को देखकर वो पता लगाता है कौन सा उससे सॉइल में क्या बोना चाहिए। आपको पता नहीं है, देश बहुत आगे निकल चुका है। टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन से कोई लिंक नहीं है। टेक्नोलॉजी कोई भी यूज कर सकता है। अगर आप टीवी का रिमोट मोबाइल जो आपके कान पे लगा हुआ है, ये भी कांग्रेस की देन है। कर सकते हैं तो वो टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करेगा। अरे कांग्रेस की देन तो बहुत कुछ है ना, तो बोलते तो वो भी मानिए ना। तो आपने लूटा है तो इस बात का हकीकत है ना। आपने 12 लाख करोड़ खाया है तो बोलेंगे नहीं, बताइए। आपने जब करप्शन किया है तो नहीं बोलेंगे। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है। वही रख कहां दिया? आपको लगता है कि जिस मकसद के तहत इस योजना का प्रोपेगेंडा किया गया था, खास तौर पर क्या
वो मकसद आज आपको नजर आ रहा है, या फिर आज हम दूसरी बातें करने लगे हैं? आज हम कैशलेस इकोनॉमी की बातें करने लगे हैं, स्वीडन की तरफ देखने लगे हैं, ये हम भूल जाते हैं कि वहां पर 100% इंटरनेट है। अब देश को ईमानदार लोगों की पहचान करनी होगी। अभी सारी पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। किसी ने नहीं कहा कि हाँ हमारी पार्टी आरटीआई के दायरे में आना चाहती है, किसी ने नहीं कहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और देश की जनता सुने, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी कहती है मैं आरटीआई के दायरे में लाऊं। बीजेपी की परेशानी ये है कि बीजेपी बार बार ये कहती है कांग्रेस ने फला लूटा। अरे भाई अगर कांग्रेस ने लूटा तो उससे ज्यादा लूटोगे क्या आप? उससे ज्यादा लूटने के लिए आए हो क्या आप यहाँ पे? अगर वही लूटने के लिए आए हो तो कहो ना जनता से कि कांग्रेस ने जितने लूटा है उससे ज्यादा लूट के हम सत्ता छोड़ेंगे, हमें उतना तो लूटने दीजिए। बार बार कांग्रेस के करप्शन की बात करते हो। मेरे मित्र वर्तमान की बात के पैसे को वर्तमान में आप मुझे बताइए कि इस 2.5 साल के अंदर, इस 2.5 साल के अंदर बीजेपी ने कोई एक काम ऐसा किया हो जो गरीबों के हितों को, गरीबों के हितों पे मैं बता दूं देश को, जो जनधन छोटी छोटी बचत, अगर उन्होंने 10,000 से रुपया ज्यादा पैसा उसके अंदर जमा कर दिया है तो उनका बीपीएल कार्ड खत्म, ये तो उनका व्हाइट कार्ड खत्म। ऐसा जब होगा तब हम बात करेंगे। सर ये योजना के अंदर अभी इस योजना का ऐलान तो हुआ नहीं। ये कार्ड के अंदर एक मामला ये है कि अगर किसी का खाता हो और उसके खाते में 10,000 जमा हो तो उसका कहना चाहिए बीपीएल कार्ड नहीं बन सकता। ठीक है, प्रोफेसर असलम आजाद, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी पार्टी का सीधा स्टैंड, सीधा जवाब दीजिएगा इस पर। क्या आपको लगता है इस योजना के अमल में आने के बाद जो अमीरों का भला हुआ है या गरीबों का भला हुआ है? क्योंकि बात लगातार यही हो रही है कि अमीर तो फायदे में है, गरीबी लाइन में लगे हुए हैं, वही कष्ट झेल रहे हैं। नहीं, ये सही है। गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ है, अमीरों का फायदा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का फायदा हुआ। मैं बता दूं समीर साहब कि यहाँ तो 2 दिन पहले अखबारों में छपा कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने अपने पैसे जो है ये काला धन क्या कहते हैं इसमें रियल एस्टेट में लगा दिया। इसी तरह बीजेपी ने अपना काला धन अरबों रुपया बिहार में 25 अजला में इन्होंने एक एकड़ जमीन खरीदी है, कई 100 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है और सिर्फ 1 महीने के अंदर। ये जो काला तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना, वहां आप सरकार चला रहे हैं। शुरू हुआ उससे 5 दिन पहले से, यानी 1 महीने के अंदर ये इन्होंने ये काम किया है, तो इससे फायदा तो आम लोगों का नहीं हुआ। अरे आपने तो कुछ नहीं किया है, समझा ना। काले हाथों से आप क्यों जो है काला धन जो है निकालना चाह रहे हैं? आपका तो हाथ काला है, चेहरा भी काला है, इसलिए इस बात में मत जाइए। बिहार की बात मैं कर रहा हूं कि 25 जिलों में, समझा ना, अरबों रुपए की जमीन काले धन के जरिए इन्होंने खरीदा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा वजूद इनका काला है। जी लगते होंगे आपको, ये सब आपको बहुत गरीब लगते होंगे, फिर भी आप कहते हैं कि सरकार का ये साहसिक फैसला है सबसे, और इसके दूरगामी नतीजे बहुत अच्छे होंगे। नहीं, बड़ा विरोधाभास है आपकी बातों में। सबसे निर्धन तो जो है मोदी जी हैं, अडानी हैं जी। वर्मा जी डिबेट खराब करने आए या कुछ सुनने आए यहाँ पे? वर्मा जी ये बता दीजिए, आपने कहा कि हमारे देश में फेक करेंसी है, 10-11 हजार करोड़ रुपया, 10-11 हजार लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो गया। कितनी फेक करेंसी आई ये बता दीजिए। आप कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवादियों के पास पैसा नहीं, वहां 2-2 हजार रुपए के नोट पकड़े जा रहे हैं, कैसे पहुंच रहा है उनके पास पैसा? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? मैं ये कहता हूं पब्लिक का बेवकूफ बनाना बंद कर दें और प्रधानमंत्री जी से कहें पार्लियामेंट में आके लोगों का सामना करें, क्योंकि पूरे देश ने अपने प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर भेज रखे हैं। पब्लिक को ना जवाब दे के उन लोगों को जवाब दें, क्योंकि पब्लिक का समय खराब ना करें। और ये जो आप कहते हैं कि हमें जो है ना 90% लोगों ने जो है ना राइट कर दिया, हमने जनगणना करा ली है, 5 लाख लोगों ने आपको वोट दिया है। ठीक है, वो पुरानी बात होगी, आपको पुरानी बात होगी। प्रधानमंत्री के 2.5 करोड़ लोग जो ना फॉलोवर है, क्या 5 लोगों ने आपको जो ना सपोर्ट किया है? आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, 5 लाख लोग ही रह गए आपके लिए। ठीक है मनोहर साहब, कहते हैं पूरा देश हमारे साथ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे देश में असुरक्षित हो, 90% लोग पैसा क्या तुम्हारे साथ हैं।
ठीक है, मीम अफजल साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि आज होम मिनिस्टर ने भी ये कहा संसद के अंदर कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री इस मसले पर बोलेंगे, जवाब देंगे। अब भी गतिरोध क्यों बना हुआ है? अब भी संसद क्यों नहीं चलने दे रहा है विपक्ष? प्रधानमंत्री कब आकर जवाब देंगे, ये तो अभी अरुण जेटली जी ने भी कहा था 2 रोज पहले। कहां है प्रधानमंत्री? हाँ, अब आज अगर होम मिनिस्टर साहब ने कहा है तो कहने की क्या जरूरत है? बहुत दूर थोड़ी है अकबर पार्लियामेंट से जो है 7 रेसकोर्स रोड, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 किलोमीटर है। इतना फैसला तय करने में इतना दिन लग गए? आज 8 दिन से ज्यादा हो गए पार्लियामेंट को चलते हुए। देखिए बात क्या है, हाँ। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री किसने बनाया? इसी पार्लियामेंट ने बनाया। यह हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है। यहां पर अपोजिशन के लिए भी बोलने की गुंजाइश है और सरकार के पास भी बोलने की गुंजाइश है। सवाल और जवाब वही होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पता है क्या चाहते हैं? सवाल पूछने वाला उनके सामने ना हो, रेडियो से तकरीर कर दीजिए, स्टेज पे जाकर तकरीर कर दीजिए, ताकि कोई जवाब ना देना पड़े। वो जवाब पब्लिक में देते हैं। ऐप होता है उनका, उनके 2 करोड़ फॉलोवर हैं। वो 2 करोड़ फॉलोवर में उनके जो यही बात अभी मनोवर हसन साहब ने भी की है। सुदेश जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा आप दें। जब पूरा विपक्ष इस मसले पर एक मत है कि पीएम को सदन के अंदर आकर जवाब देना होगा, तो इस जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं आप? हमसे पूछते हैं कि आप सदन क्यों नहीं चलने देते? आपको पता है पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का तरीका क्या है? क्योंकि आप ये बताइए, आप अगर बताइए हमने ये अगर हमने ये कदम लिया है तो आपके दर्शक तक पहुंचना हम चाहेंगे ना। आप बताइए, हम अपनी बातों को देश को बताना चाहेंगे ना। ये हमें मौका ही नहीं दे रहे बताने का, ये हमें बताने का मौका ही नहीं दे रहे। ये डिस्कशन चाहते ही नहीं है, अपने डिमांड को एस्केलेट करते रहते हैं। अंदर डिसरप्ट करो और बाहर केओस पैदा करो, कोई इनका स्ट्रेटेजी नहीं। इन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने ये टिकेंगे। आपको लगता है ये कोई नरेंद्र मोदी जी ये बताइए कि सदन के अंदर आकर जवाब देने में हर्ज क्या है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। लेकिन पार्लियामेंट में आप बंदूक लेके हमारे सर पर नहीं रख सकते। बिल्कुल जवाब मिलेगा। हम लोग शुरू से चैलेंज की डिस्कशन करिए, आप लेकिन हमारे सर पर बंदूक नहीं रख सकते। ऐसा करो तब हम आएंगे। सुदेश जी, आने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, सरकार की है ना। चाहते नहीं है देशवासियों के हर रोज 9 करोड़ रुपए सदन ठप होने की वजह से जाया जा रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष हंगामा कर रहा है और अगर किसी बात पर विपक्ष एकमत है तो उसको तो सुनना पड़ेगा ना आपको। आप बताइए क्या ये समीर अब्बास साहब जी, समीर अब्बास साहब आप ये बताइए क्या शिवसेना का बयान दिलवाइए ना। बहुत सीरियस है आपके साथ शिवसेना का बयान दिलवाइए। हम प्रधानमंत्री का बयान नहीं होना चाहिए। अपने डिमांड को बढ़ाते हैं। ये शिवसेना का बयान दिलवाइए तो आप क्यों नहीं चाहते? ये जो बयान दिलवाइए, घर में आप नीतीश कुमार जी को कह रहे थे शिवसेना से बहुत प्यार मुझे डिस्कशन यहीं पर खत्म करना होगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आप दोनों की बातें सुनकर, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की बातें सुनकर लगता नहीं कि अभी भी संसद में जो गतिरोध है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी भी बीजेपी अपनी बातों पर अड़ी हुई है, विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है ईटीवी उर्दू पर। नमस्कार।